हेलो एवरीवन, आर ओ 2023 की हिस्ट्री रिवीजन की सीरीज़ में आज हम देखेंगे सल्तनत काल के साहित्य से संबंधित प्रश्नों को। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, किताबुल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का क्या नाम है? तो यह है अल-बरूनी। बहुत ही फेमस बुक है ये किताबुल हिंद, अल-बरूनी के द्वारा लिखी गई है। अमीर खुसरो का जन्म हुआ था तो यह हुआ था एटा शहर के पटियाली स्थान पर, पटियाली में, एटा के पटियाली में हुआ था। तो कभी कभी एटा और कभी ऑप्शन में पटियाली भी दिया जाता है। तूतीय हिंद, अमीर खुसरो का जन्म हुआ था तो अमीर खुसरो को तूतीय हिंद यानी कि हिंदुस्तान का तोता भी कहा जाता है। यह अमीर खुसरो ने स्वयं को ही कहा था और ये थे, इनका जन्म हुआ था पटियाली में। निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा? तो वह कहा था अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो ने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था। वह अपने आप को एक भारतीय तुर्क मानते थे। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई? तो वह निभाई है खड़ी बोली। आज के समय की जो खड़ी बोली है, इसके विकास में सबसे ज़्यादा योगदान अमीर खुसरो का है। इन्होंने ही शुरुआत की थी खड़ी बोली के विकास की। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा? तो यह देखा था अमीर खुसरो ने और शेख निजामुद्दीन औलिया। ये दोनों ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 7 से ज़्यादा सुल्तानों का शासनकाल देखा था। इसलिए यह क्वेश्चन गलत हो जाता है क्योंकि इसमें ऑप्शन 2 सही है। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किस बादशाह के दरबार से संबद्ध था? तो वह था गयासुद्दीन बलबन। वैसे तो अमीर खुसरो ने कई सुल्तानों का शासनकाल देखा, लेकिन गयासुद्दीन बलबन और अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में वह विशेष रूप से रहा है और अलाउद्दीन खिलजी ने उसको अपना दरबारी कवि भी नियुक्त किया है। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे तो वह रहे थे अलाउद्दीन खिलजी के। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे अलाउद्दीन खिलजी के। अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? तो वह था अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि। अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित है? तो वह है विशेष रूप से अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल से संबंधित। अमीर खुसरो एक थे कवि, इतिहासकार, संगीतज्ञ। ये तीनों ही थे, कवि भी थे और इतिहासकार भी थे और संगीतज्ञ भी थे। तबला और सितार इनकी देन रही मानी जाती है भारतीय संगीत को। नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे तो यह थे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने एक काव्य शैली, नई काव्य शैली जिसको सबक ए हिंदी या फिर इसको हिंदुस्तानी शैली कहा जाता है, इसके जन्मदाता थे। अमीर खुसरो ने साहित्य काव्य के क्षेत्र में काफ़ी काम किया था, काफ़ी नई चीज़ें इन्होंने खोजी थी। निम्न में से किसने हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? निम्न में से किसको हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? तो वह माना जाता है अमीर खुसरो को। खड़ी बोली के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है, बल्कि प्रणेता रहे हैं हिंदी खड़ी बोली के ये। हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान था तो वह था अमीर खुसरो। हिंदी और फारसी दोनों ही भाषाओं को जानता था, लेकिन अरबी में विशेष रुचि नहीं रखता था। निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया है? तो वो है अमीर खुसरो, जिन्होंने, ये फारसी का प्रथम कवि है जिसने अपनी रचनाओं में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए।
निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताब ए नौरस साहिब इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखा गया। तो यह बीजापुर के सुल्तान हैं। बीजापुर जो स्थानीय उस समय बीजापुर के सुल्तान हैं इब्राहिम आदिल शाह, इनके द्वारा किताब ए नौरस लिखी गई है। ये सही है पहला कथन। भारत में कव्वाली से जाने जाने वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप से आरंभकर्ता अमीर खुसरो थे। तो यह भी सही है। कव्वाली शैली जो है वह अमीर खुसरो की देन है। दोनों ही कथन सही हैं। तबकात ए नासिरी का लेखक कौन था? तो यह था मिन्हाजुस सिराज। मिन्हाजुद्दीन भी बोलते हैं, मिन्हाजुस सिराज था। यह ममलूक यानी कि गुलाम वंश के सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद को समर्पित है। यह किताब नसीरुद्दीन महमूद बलबन के दामाद थे और बलबन से पहले सुल्तान हुए थे। निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार कीजिए और उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर है फतवा ए जहांदारी, पृथ्वीराज रासो, किताबुल हिंद, तबकात ए नासिरी। तो इसका सही क्रम होगा सबसे पहले किताबुल हिंद अल-बरूनी की, सबसे पहले अल-बरूनी के द्वारा लिखी गई किताबुल हिंद। उसके बाद आएगी पृथ्वीराज रासो और उसके बाद आएगी तबकात ए नासिरी जो कि गुलाम वंश से संबंधित है, और उसके बाद फतवाए जहांदारी। तो इस प्रकार क्रम होगा 3 2 4 1, 3 2 4 1। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है। तो यह प्राप्त हुआ है तबकात ए नासिरी से, जो कि नसीरुद्दीन महमूद के जीवन पर लिखी गई रचना है मिन्हाजुद्दीन सिराज के द्वारा। निम्न भाषाओं में से किस भाषा को दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया है? तो वह है फारसी भाषा। सभी सरकारी काम फारसी भाषा में हुआ करते थे, बल्कि अंग्रेजों के समय तक फारसी भाषा में ही कानून और काम किए जाते थे। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथों में होता था। तो वह होता था कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूपों को इंगित करने के लिए। आरंभिक भारतीय भाषाएं जब संस्कृत से अनेक क्षेत्रों में अलग अलग विकसित हो रही थी, तो पहले वह अपभ्रंश रूप में विकसित हुई और उसके बाद अपभ्रंश के बाद वह विशेष किसी भाषा में विकसित हो पाई हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ दिए हैं रचनाकार, दूसरी तरफ उनकी रचनाएं हैं। जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी है तारीख़ फ़िरोज़शाही, हसन निज़ामी ने ताजुल मासिर, मिन्हाजुस सिराज ने तबकात ए नासिरी और याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने तारीख़ ए मुबारक शाही। तबकात ए अकबरी लिखी है निजामुद्दीन अहमद ने। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ताजुल मासिर लिखी है हसन निजामी ने। खजाइन उल फुतूल लिखी है अमीर खुसरो ने। तारीख़ मुबारक शाही लिखी है याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने। और फतवा ए जहांदारी लिखी है जियाउद्दीन बर्नी ने। निम्नलिखित में से किसने खजाइन उल फुतूल नामक पुस्तक की रचना की है? तो यह की है अमीर खुसरो ने। खजाइन उल फुतूल आशिका ये अमीर खुसरो की रचनाएं हैं। निम्नलिखित में से तारीख़ फ़िरोज़शाही के रचनाकार कौन हैं? तो यह हैं जियाउद्दीन बर्नी। मेन रूप से जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी है और तारीख़ फ़िरोज़शाही शम्स सिराज अफ़ीक के द्वारा भी लिखी गई है। अगर ऑप्शन में ए और बी दोनों होंगे तो आप दोनों पर टिक करेंगे, नहीं तो आप
बी जियाउद्दीन बर्नी को प्रायोरिटी देंगे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ दिए हुए हैं रचनाएं और दूसरी तरफ रचनाकार। तारीख़ हिंद या फिर किताबुल हिंद रचना है अलबरूनी की। इसमें भारत का इतिहास है, भारत के बारे में विवरण दिया हुआ है, इसलिए इसे तारीख़ हिंद कहा जाता है। तारीख़ दिल्ली यह रचना है खुसरो की, अमीर खुसरो की तारीख़ दिल्ली। रहला है इब्न बतूता की और तबकात नासरी है मिनहाजुल सिराज की। सुमेलित करना है। यहाँ पर ये बहुत ही मुश्किल यहाँ पर किताबें दी हुई हैं, लेकिन इसका एक इसमें नाम है सदरुद्दीन मोहम्मद औफ़ी, जिनकी पुस्तक है काफ़ी कठिन क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, लेकिन इनको यहाँ से ढूंढ सकते हैं। सदरुद्दीन मोहम्मद औफ़ी की पुस्तक है जमावियुल हिकायत। इस पुस्तक में हिंद महासागर में चुंबकीय दिशासूचक यंत्र, जो कि जिसका नॉर्थ और साउथ की तरफ जिसका ओरिएंटेशन होता है, जिसको हम लोग कंपास कहते हैं, तो चुंबकीय दिशासूचक यंत्र का प्रयोग किया जाता था हिंद महासागर में। इसका विवरण इस पुस्तक में दिया हुआ है। सदरुद्दीन मोहम्मद औफ़ी की बुक है ये, और इसी के थ्रू आप यहाँ पर ढूंढ सकते हैं। डी का 2 ऑप्शन होगा इसमें, तो ये सही होता है। फ़वायदुल फ़वाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है। इसका संकलन किया था, तो यह किया था अमीर हसन सिज्जी ने। अक्सर ऐसे जो साधु संत लोग हुए हैं, उनकी बातों का विवरण किसी न किसी उनके शिष्य के द्वारा संकलित किया जाता था। वैसे ही संकलन निजामुद्दीन औलिया के बातचीत का है। अमीर हसन सिज्जी ने इसको लिखा है। निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है? तो यह माना जाता है सितार को। यह अमीर खुसरो ने भारतीय वीणा और ईरानी तंबूरे का मिश्रण करके इस नए वाद्य यंत्र सितार का आविष्कार किया है। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया था, तो यह किया था अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो ने सितार और तबला का प्रचार किया है, काफ़ी प्रचलन कराया है। निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ शुक सप्तती का फारसी में अनुवाद कर उसका तूतीनामा रखा है? उसका नाम, तो वह थे ख्वाजा जियाउद्दीन नवक्शी। जिया नवक्शी भी कहते हैं इनको, इनके द्वारा किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है? तो वह जाना जाता है राणा कुंभा। राणा कुंभा योद्धा भी थे और इनको साहित्य का भी शौक था, संगीत और साहित्य का। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो यहाँ पर सुमेलित है सी पुंडरीक विट्ठल रागमाला, यह सुमेलित है, बाकी सुमेलित नहीं है। यहाँ पर संगीत राज की रचना राणा कुंभा के द्वारा की गई है। राग चंद्रिका की रचना द्वारकानाथ भट्ट ने की है, जो यहाँ पर दिया नहीं है। और राग कल्पद्रुम की रचना कृष्णानंद व्यास ने की है, यहाँ पर उनके नाम नहीं दिए गए हैं। यहाँ पर पुंडरीक विट्ठल की रागमाला दी गई है, यह थोड़ी इम्पोर्टेंट रचना है, इसीलिए इसको यहाँ पर दिया गया है। और ये सभी संगीत से जुड़े हुए ग्रंथ हैं, इतिहास से जुड़े नहीं हैं, इसलिए ये थोड़े से अलग लग रहे हैं। यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। एक तरफ ग्रंथ दिए हैं, दूसरी तरफ रचयिता, और ये भी संगीत से जुड़े हुए ग्रंथ हैं। तो यहाँ पर पुंडरीक विट्ठल का रागमाला
श्रीकंठ के द्वारा लिखा गया है। रस कौमुदी। राग विबोध लिखा गया है सोमनाथ के द्वारा। और चतुर्दंडी प्रकाशिका लिखा गया है वेंकट मखिन के द्वारा। तो यहाँ पर ये गलत हो जाता है, वेंकट मखिन के द्वारा लिखा गया है, वेंकट मखिन। ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, 2021 और 22 दोनों में यूपीएससी के प्री में पूछा गया और दोनों बार ही इसको सही नहीं किया गया है, इसी प्रकार से दे दिया गया है। ये काफ़ी फॉल्ट करते रहते हैं एग्ज़ाम में। यहाँ सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ दी है पुस्तक, दूसरी तरफ दिए हैं लेखक। तो यहाँ पर रास पंचाध्यायी संबंधित है नंद दास से। चैतन्य भागवत ये संबंधित है वृंदावन दास से। चैतन्य मंगल ये संबंधित है जयनंदा से। और भक्ति रत्नाकर यह है नरहरि चक्रवर्ती की रचना। तो इसको आप चैतन्य भागवत और वृंदावन भागवत यानी कि विष्णु से संबंधित, कृष्ण से संबंधित, तो यह वृंदावन से जुड़े हुए हैं। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे थे, तो वह था फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक सल्तनत काल में हम देखते हैं फिरोज तुगलक, और मुग़ल काल में हम देखते हैं बाबर और जहांगीर। केवल यही 3 शासक ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपनी आत्मकथा या अपने संस्मरण खुद लिखे हुए हैं। इसके साथ ही सल्तनत काल के साहित्य से संबंधित प्रश्न समाप्त होते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए। ऐसे ही और वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें।